तो किसान सड़कों पे है, यानी कि आंदोलन अपनी हक की लड़ाई के लिए, अपने वाजिब हक की जो आपका अधिकार बैठता है उसके लिए भी आपको लड़ना पड़ता है। जब सरकार से आपको कोई चीज़ लेनी होती है तो उसके लिए भी आपको सड़कों पे आना पड़ता है। तो बहुजन समाज के लोगों को किसान आंदोलन से सीख लेनी चाहिए कि किस तरह अपने हक के लिए जो है 2-2 महीने, और किसान आंदोलन तो और 3 महीने से पहले चल रहा है जब से बिल पास हुए, तो यानी कि 5-5, 6-6 महीने भी घर छोड़ के सड़कों पे रहना पड़ता है, आंदोलन करने पड़ते हैं, लाठियाँ खानी पड़ती है, गोलियाँ खानी पड़ती है, मुकदमे झेलने पड़ते हैं, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप झेलने पड़ते हैं। ये उन लोगों के लिए, जैसा मैंने कहा, जो लोग राजनीतिक मजबूरी के कारण मेरा विरोध करते हैं। दूसरा, कुर्बानियाँ आप देख लीजिए कि फ्री में कोई किसी को कुछ नहीं देता। जो अधिकार आपका छिन जाता है उसको लेने के लिए आपको वो मांगने से नहीं मिलता, उसको छीनना पड़ता है, ऐसा माननीय काशीराम साहब कहते थे। और एक नाम जो और मैं आज के लाइव में लूँगा, वो आपके काम आएगा, उसको याद रखिएगा। तो मैंने आपको जैसे कहा कि जो अधिकार आपका छिन गया वो मांगने से नहीं मिलेगा, उसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, जैसा किसान कर रहे हैं। तो उसमें बलिदान कितने चले गए ये भी देख लीजिए। जो लोग कहते हैं कि भाई युवाओं के कैरियर खराब हो जाते हैं, सब चीज़ें होते हैं, युवा किसान आंदोलन में भी है, मुकदमे भी लगे हैं, सब चीज़ें लगे हैं, लेकिन अपने हक के लिए जो है वो लोग कितनी मजबूती से लड़ रहे हैं आप देख लीजिए। और 120 से ज़्यादा बलिदान भी हो चुके हैं। ये दूसरी बात है। अब जो एक और महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि एक आ जाता कि आंदोलन में हिंसा हो जाती है, आंदोलन को तो जानबूझ के खराब किया जाता है, ये लोग षड्यंत्र करते हैं, बहुत सारे कई आंदोलनों में लगा। लेकिन मैंने कहा कि लोगों को जानना चाहिए। तो किसान दिल्ली गए थे और सरकार ने साजिश करा के आंदोलन में लाठियां चलवाई, गोली चलवाई, आंदोलन को बदनाम किया, बाकी काम मीडिया ने कर दिया। तो जो बेचारे लोग हैं उनको समझना चाहिए किस तरह से आंदोलन को खराब करने के लिए सरकार साजिशें करती है। ये पुख्ता परिणाम जो हैं, प्रमाण आपके लिए हैं, उन लोगों के लिए जो लोग आंदोलन की वैल्यू नहीं समझते और आंदोलनकारियों को भी सम्मान देने की बजाय उनका राजनीतिक मजबूरियों से विरोध करते हैं। तो ये किसान आंदोलन जो है बहुत कुछ सीख देता है तमाम लोगों को, जो लोग आज आंदोलन कर रहे हैं किसी दल से या किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, कि अपनी लड़ाई को जीतने के लिए कितनी परेशानियां, कितने तरह के अपमान, संघर्ष और आरोप प्रत्यारोप के बाद आपको ये लड़ना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग आज इस बात से सीख ले लेंगे और वो समझ लेंगे किस तरह से आंदोलन को बदनाम करने के लिए सत्ता में बैठे लोग जो है सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग करते हैं, निर्दोष लोगों पे लाठी चलवाते हैं, आंदोलन को बदनाम करने के लिए अपने लोग भेज के हिंसा करवा देते हैं। और इसके आरोप जो हैं, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको झेलने पड़ते हैं। तो मजबूरी में जाता है आदमी, सड़क पे खुशी से तो नहीं जाता है। अब मैं एक नाम ले रहा था आपके सामने, अभी बजट पेश हुआ और बजट में पहले बात तो SC ST OBC के लिए तो कुछ नहीं है, क्योंकि बजट जो है वो कागजों में है, वो धरातल पे नहीं है। धरातल पे जब वो आएगा, धरातल पे उस पर काम होगा, आपको पता लग जाए। पहले भी पिछले साल का जो बजट था 2020 का, उसमें बहुत तमाम तरह के वादे हुए थे, वो वादे आज तक धरातल पे नहीं आए हैं। हम तो राष्ट्रीय स्तर पे जो हैं देखते हैं सरकार क्या कर रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, एक जो बहुत गंभीर बात उसमें थी और ये लंबे समय चली आ रही थी, मैंने सोचा कोई और शुरुआत करेगा, कोई राजनीतिक दल करेगा, जो बहुजनों के हितैषी दल है वो करेंगे, कोई आएगा निकल के कोई बात करेगा। लेकिन जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, सरकारी जो डिपार्टमेंट है, सरकार संस्थाओं है, जिनको जिस तरह से षड्यंत्र से ख़त्म किया जा रहा, मैं उस पर आज अपनी बात रखना चाहता हूं। तो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, जैसे मैंने कहा कि वो लोग आज का लाइव जो है हमारे नौजवान ध्यान से सुने। अब इसको लाइव को डिस्टर्ब करने के लिए तमाम तरह सरकार के लोग लगेंगे और बहुत सारी चीज़ें करेंगे। मुझे तो आपको सब चीज़ों के लिए तैयार रहना पड़े, जैसे किसान रह रहे हैं। देखिए, वो जो सरकारी डिपार्टमेंट है, किन्होंने बनाए तो नहीं थे, सरकार के लोग हैं, लेकिन वो क्यों बने थे और उससे क्या लाभ हुआ, मैं आपको बहुत जल्द समझा दूंगा। ये सरकारी डिपार्टमेंट जो हैं,
आरक्षण की व्यवस्था है देश के अंदर। 2 अप्रैल हुआ, 20 मार्च को एक ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट से SC/ST एक्ट पे। फिर 2 अप्रैल हुआ, 13-14 लोगों ने, 15-16 लोगों की शहादतें हुई। शहादतों के बाद जो है मुकदमे लगे, बहुत सारे लोगों ने झेला। उसके बाद जो है सरकार को वापसी करना पड़ा, बड़ा विरोध था पूरे देश में हुआ था। किसान आंदोलन से भी बड़ा व्यापक था वो आंदोलन, इसलिए सरकार को घुटनों पे आना पड़ा था, तब जाके मिला था। सरकार ने वापसी किया, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नहीं गलत डिसीजन था, फिर वो डिसीजन भी वापसी हुआ। अब ये जो सरकारी संस्थाएं हैं, जब 2 अप्रैल के बाद सीधा सरकार को समझ में आ गया, RSS और BJP के लोगों, इनसे सीधा नहीं लड़ा जा सकता है। ये अपने अधिकारों के लिए ये तैयार हो चुके हैं। बाबा साहब अम्बेडकर अपने महापुरुषों को पढ़ के तैयार हो चुके हैं, सड़कों पे आ जाएंगे। तो इसलिए सीधा हमला ना करके अब सारे सरकारी डिपार्टमेंट को धीरे धीरे करके प्राइवेट किया जा रहा है। अभी कहा गया कि हम लोग बैंक प्राइवेट करेंगे, LIC जो तमाम जो इंश्योरेंस से जुड़े सेक्टर उनको प्राइवेट करेंगे, रेलवे को प्राइवेट करेंगे। काफ़ी से सब चीज़ें पहले हो चुके। कहीं एयरपोर्ट जो है कि एयरपोर्ट थे चौधरी चरण सिंह जी के नाम से, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। लखनऊ में मैं एक बार आया तो अडानी एयरपोर्ट के नाम से मैंने देखा। मैं बात आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि बाबू जगजीवन राम जो हैं, उन्होंने बहुत नौकरियां देने का काम जो है शेड्यूल कास्ट के लोगों को किया। और जो आज के नौजवान हैं वो जान लें और पता कर लें कितनी नौकरियां जो है बाबू जगजीवन राम ने दी। और नौकरियों से क्या परिवर्तन होता है ये चंद्रशेखर आज़ाद से पूछे, मैं बताता हूं आपको। मेरे पिताजी जो हैं, मेरे पिताजी और उनके भाई जो हैं, वो 5 भाई हैं। चार भाई हैं मेरे पिताजी के, जो और मतलब परिवार था। तो मेरे बड़े वाले ताऊ जी जो हैं वो आर्मी में थे, आर्मी से रिटायर हुए वो। दूसरे वाले जो ताऊ जी थे वो देहरादून में, वहाँ से जो है वो सिटी एयरफोर्स से रिटायर हुए। तीसरे नंबर पे मेरे पिताजी थे जो टीचर थे, टीचर से रिटायर हुए। चौथे नंबर पे मेरे चाचा हैं जो गांव में हैं। देखिए मैं लाइव के चक्कर में कंफ्यूज हो गया, 5 ही वो हैं मेरे परिवार। मेरे ताऊ जी और मेरे पिताजी को लगा 5 भाई थे। जो सबसे बड़े वाले वो गांव में रहते थे, उनसे छोटे वाले जो है वो आर्मी में गए। तीसरे नंबर के जो हैं वो देहरादून में सिटी एयरफोर्स से रिटायर हुए। चौथे नंबर मेरे पिताजी थे और 5वें नंबर पे मेरे चाचा हैं जो गांव में रहते हैं। बड़े वाले ताऊ जी खेती करते रहे, उनका परिवार है। उन काफ़ी, मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, एक भी बच्चा जो है सरकारी नौकरी पे नहीं लगा, क्योंकि ताऊ जी गाँव में रहते थे। तो सब जो लोग बच्चे बड़े होते वो खेती वगैरह काम से जुड़ते गए। अभी बड़ी मुश्किल से वो अपने परिवार को सर्वाइव कर पा रहे हैं। फिर उनसे छोटे वाले वो आर्मी में थे, उन्होंने अपने परिवार को मजबूत किया। जो देहरादून चले गए थे ताऊ जी, जो सिटी एयरफोर्स में थे, उनके 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। एक भैया जो हैं वो वेल सेटल्ड हैं, वो देहरादून में एक अच्छे पद पे है। उनके छोटे वाले जो उनसे जो छोटे हमारे भैया हैं वो अमेरिका में हैं, वो इंजीनियर हैं। सिस्टर हमारी वहीं पे जो है वो वही देहरादून में है। उसके बाद हमारे पिताजी थे। हम 6 भाई बहन हैं। हमें 6 भाई बहन को हमारे पिताजी ने पढ़ाया। खेती करते शायद ना पढ़ा पाते, लेकिन वो सरकारी जॉब में थे तो उन्होंने हमें पढ़ाया। वो पढ़ाई की वैल्यू को समझते थे। और जब उन्होंने पढ़ाया तो हम लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव हुआ। उन्होंने हम पे मेहनत की, पढ़ाया। तो क्योंकि उन पे वो सरकारी जॉब में थे तो एक अच्छा जो है अर्निंग उन पे थी, तो हमारे जीवन में बदलाव हुआ, हमें मौका मिला। उसकी बदौलत आज चंद्रशेखर है, क्योंकि काला अक्षर भैंस बराबर नहीं पढ़